हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर बिफोर एग्जामिनेशन। तो हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, हमारा एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को और उससे पहले हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की फुल रिवीजन। तो मतलब एक तरह से ना आप लोगों के लिए ये एडवांटेज हो जाता है कि एग्जामिनेशन से पहले ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि ये तो सैम्पल पेपर है और हमारा एग्जाम पेपर तो कुछ और आने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में, एंड आपकी इन क्वेश्चन के थ्रू अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के थ्रू आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है हम ये देखेंगे। देखो, एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए हमें मिलेंगे 90 मिनट्स, इट मीन्स 1.5 घंटा हमें मिलने वाला है। एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब वो 3 सेक्शंस है ए, बी एंड सी, ठीक है। सेक्शन ए में कुल 24 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अटेम्प्ट करने ओनली 20 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी में आपको अगेन 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में जो है 12 क्वेश्चंस है और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड फॉर मार्किंग मोर देन 1 क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितने क्वेश्चंस हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उसके आपको कुछ मार्क्स मिलने भी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जितने भी क्वेश्चन है सबके इक्वल मार्क्स हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर ए की। तो यहाँ पे हम पूरा सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं। तो कॉपी पेन जो भी उसे लेके बैठ जाओ, इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से समझ लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन। अगर आपने मेरी एमसीक्यू वाली वीडियोस देखी है और जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ा है तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑफ द अलायंसेज सिंस द टाइम ऑफ इट वॉज क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनको क्या एक नया ऑप्शन मिलता है कि भाई हमें ना तो यूएसए के साथ अलायंस में जाके शामिल होना है, ना ही यूएसएसआर के साथ अलायंस में जाके शामिल होना है। तो इसका आंसर भाई क्या है? जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? नाटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट एंड नेम। तो यस, ऑफकोर्स हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक नया ऑप्शन था जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके लिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। द स्मॉलर स्टेट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर सुपर पावर्स ड्यू टू। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये अमेरिका होता है या यूएसएसआर होते हैं, ये क्या करते हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या फिर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है वहाँ पे जाते हैं और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे जाके ऑयल लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, उनसे इकोनॉमिक सपोर्ट लेते हैं। तो क्या रीजन था कि जो सुपर पावर्स है उनके लिए जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी? तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। वाइटल रिसोर्सेज यानी जो छोटे स्टेट्स थे वहां पे सुपर पावर्स को क्या मिलता था? ऑयल एंड मिनरल्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टेरिटरी के लिए भी सुपर पावर्स के लिए जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते थे। एंड ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक सपोर्ट भी यहाँ से जो सुपर पावर यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर था इन्हें मिलता था। तो सो लेट्स सी हमारा क्या करेक्ट आंसर होता है इसका, ठीक है। हम ये तीनों ही आंसर ठीक है, तो हमारा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुपर पावर्स के लिए जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो सारी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ से जो सुपर पावर्स थे उन्हें रिसोर्सेज मिलते थे, टेरिटरी मिलती थी और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता था। जल्दी से हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो भाई लास्ट वीडियो में ही नीति आयोग को इतना डिटेल में समझाया था, जल्दी से आंसर करो कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे आंसर की। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोवियत यूनियन इज नॉट ट्रू। तो सोवियत यूनियन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। क्या करेक्ट नहीं है सोवियत यूनियन के बारे में?
तो देखो, द सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, तो ये भी ठीक है। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट हो जाता है हमारा आंसर। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, जहां पे क्या होता था, पेन से लेकर एक कार तक भी इन्हीं की कंट्री में बनता था। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1992, तो नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि सोवियत यूनियन जो है 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर तुम्हें जल्दी से देना है कि डैश पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई है। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करी गई है? इसका आंसर जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी से आंसर दो इसका। सो देखते हमारा आंसर होता है क्या, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड आयुष्मान भारत। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेक इन इंडिया द पॉलिसी विच हैड बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। ठीक है, बढ़ते हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही बहुत आसान है और तुमने सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। जो हमने एमसीक्यू सीरीज बनाई है उसमें भी सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें डिटेल में समझाए हैं। तो देखो भाई, अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे हम पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री को एंड ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत आसानी से कवर करने वाले हैं और सारे नोट्स भी तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और अगर अभी तक तुमने इसे शेयर नहीं करा है तो भाई अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी फायदा करवाओ। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who were the 3 leaders who floated the idea of name? तो भाई कौन से 3 लीडर्स थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई हमें नेम को लाना चाहिए, यूएसए के साथ नहीं जाना, यूएसएसआर के साथ नहीं जाना। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है, नेहरू, टीटू और नासिर, ये 3 लीडर्स थे जिन्होंने नेम की स्टैब्लिशमेंट में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। ठीक है, कि देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को। टेस्ट, वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? तो भाई कहाँ पे जो है पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा था? तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो हमारा आंसर है यहाँ पे छगाई हिल्स में जो है पाकिस्तान ने जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिया के सामने, जब इंडिया आज़ाद हुआ था नया नया, तो उसके सामने कौन सा नया सबसे बड़ा चैलेंज था? नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन या अनएम्प्लॉयमेंट? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जल्दी से जाके आंसर करोगे तुम इसका। अब भाई देखो, इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें, हमने अगर चैप्टर पढ़ा है और इसके हमने ऑप्शंस पढ़े हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं इस आंसर में, क्योंकि भाई सारे चैलेंजेस थे इंडिया के सामने। लेकिन यहाँ पे तुम क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ है, उसके सामने सबसे बड़ा क्या चैलेंज हो सकता है? सबसे पहले इंडिया को क्या करना है, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन जो है स्टैब्लिश करना पड़ेगा। बहुत बड़ा चैलेंज था न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने कि हमें जितने भी रिलीजन्स हैं उनको एक साथ लाना होगा। हमें कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा जहाँ पे जितने भी धर्म है वो आपस में मिलजुल कर रहे। तो ऑफकोर्स सबसे पहले हमें क्या करना था, नेशनल इंटीग्रेशन करना था, सभी लोगों को साथ में लाना था। उसके बाद हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, पॉपुलेशन कंट्रोल करना था एंड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देना था। तो आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंटीग्रेशन। ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द नॉन अलाइनमेंट इज इनकरेक्ट? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, हमें इसको बताना है। ठीक है भाई, देखो, इनेबलिंग न्यू डीकोलोनाइज कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी, तो जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करवाना था। तो भाई ये तो ठीक है। रिफ्यूजल टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, तो ना तो हमें यूएसए के साथ जाना था, ना तो हमें यूएसएसआर के साथ जाना था। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशूज। एंड ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। क्योंकि क्या था, जो यूएसए था और यूएसएसआर था वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे, वो क्या करते थे, छोटे छोटे देशों में जाते थे, उन्हीं के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो है अपने कब्जे में कर लेते थे। तो भाई इंडिया को तो ये जो है जितनी भी इनइक्वालिटीज थी ग्लोबल लेवल पे उसे भी एलिमिनेट करना था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तुम देखोगे तुम्हें कंफ्यूजन सी होगी अगर तुमने एक टॉपिक अच्छे से नहीं समझा होगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, ये वाला टॉपिक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है,
उसे जाके अच्छे से समझो, तब तुम इसका आंसर कर पाओगे। फिलहाल मैं तुम्हें इसे समझाती हूँ कि न्यूट्रलिटी का क्या यहाँ पे मतलब है। फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशूज, तो क्या था, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी कंट्री है, ठीक है भाई, यहाँ पे समझो इसे, कोई भी कंट्री है, अगर वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में वॉर हो रहा है तो उस कंट्री को वहाँ पे जाके इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया का क्या मानना था, इंडिया का मानना था कि भाई हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज़रूर अपनाया है, लेकिन हम ग्लोबल लेवल पे जो है शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यूएसए के बीच में वॉर हो रहा है या यूएसएसआर के बीच में वॉर हो रहा है तो इंडिया ने क्या किया, उन दोनों के बीच में शांति बनाने की पूरी कोशिश करी थी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं करा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला आंसर। पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन कई हद तक आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पे तुम्हें इस क्वेश्चन को समझना जरूरी हो जाता है। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पहले बना है, उसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी मेंशन कर रखा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था, 1995 में, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब बनाया गया था, 1961 में। लीग ऑफ नेशंस को कब बनाया गया था, 1920 में। एंड वर्ल्ड बैंक को बनाया गया 1944 में, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाया, 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना था, ठीक है भाई। उसके बाद 1944 में वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1961 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच from the following is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the UN system। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेफ और पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, ताकि कहीं पे भी अगर वॉर हो तो ज़्यादा जो वॉर है वो घातक ना बन जाए लोगों के लिए, ठीक है। देखते क्या होता है हमारा आंसर, यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमेटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल हमने यहाँ पे अभी देखा कि क्या करता है, ये ह्यूमन राइट्स जो है उनको वायलेट होने से बचाता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से तुम्हें आंसर करना है, लाइव चैट में जल्दी आंसर करो, इसका क्या होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी आंसर करो इसका। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर ऑफ। तो इंडिया ने क्या करता है, अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। अब वो कब करे थे, हमें वो ईयर मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 1974 एंड 1998 में, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसेंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो अरब स्प्रिंग हुआ था वो कौन सी कंट्रीज तक नहीं बढ़ा था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ईरान होता है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि ईरान तक जो अरब स्प्रिंग है वो नहीं बढ़ा था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इसमें कौन सा एक आउटकम नहीं था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। तो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, तो हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। बर्थ ऑफ सीआईएस, तो ये भी करेक्ट आंसर होता है। चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही आंसर होता है, क्योंकि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो एक ही सुपर पावर बचती है, वो होती है अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है कि जो मिडल ईस्ट वॉर हुआ था वो एक आउटकम नहीं था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई, द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल की वीडियो में ही, कल या परसों वाली वीडियो में करा होगा, बहुत अच्छे से समझाया है, जाके उस क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम अपना आंसर देखते हैं। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ठीक है, देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवर्निटी। तो हाँ भाई, हमें सोवर्निटी जो है उसका ध्यान रखना था, हमारी जो हमने बहुत मुश्किल से अंग्रेजों की गुलामी से अपने भारत को आज़ाद कराया, अब कोई और देश हमें अपना गुलाम ना बना सके। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो दूसरे आउटसाइडर कंट्रीज है वो कहीं हम पे दबदबा ना बनाने लगे, इसलिए हमें अपनी टेरिटरी की भी रक्षा करनी थी, ठीक है। टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हाँ अभी अभी इंडिया आज़ाद हुआ है, गरीबी, बहुत सारे इंडिया के सामने चैलेंजेस है, इंडिया को उन सबको ओवरकम करना था। एंड टू स्टैब्लिश कैपिटलिस्ट सिस्टम इन इंडिया, तो ये वाला आंसर हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि इंडिया ने क्या अपनाई थी भाई, जल्दी से नीचे जाके आंसर दोगे तुम लोग, इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई थी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड, इन तीनों में से आंसर दो नीचे जाके। तो ऑप्शंस यहाँ पे कौन सा सही होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया और चाइना, तो इन कौन सी इसमें से साइड है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर का कारण नहीं है। डोकलाम में तो तुम देखोगे 2020 में ही डोकलाम, गैलवान वैली एंड डेप्संग प्लेन्स, यहाँ पे जो है इंडिया और चाइना के बीच में इन साइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा वॉर हुआ था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लिपुलेख पासा। ये एक साइट है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर का कारण नहीं है। The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947. So while negotiation with the Indian government were going on, तो कितने टाइम तक जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका और भारत सरकार का नेगोशिएशन चलता रहा कि भाई एक काम करो, हैदराबाद को इंडिया में जो है इंटीग्रेट कर दो, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एक साल तक जो है इनके बीच में बातचीत चलती है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी, कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, यानी कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का। जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तभी तो हम किसी भी दूसरे देश में जाके ट्रेड कर पाएंगे, हम दूसरी जो भी कंट्रीज़ है उनके साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सो कोई भी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो आउटकम होती है इकोनॉमिक पॉलिसी का। ये किसके द्वारा कहा गया था, तो हमारा आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फटाफट से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा वॉज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, atomic bomb attack on Hiroshima and Nagasaki, establishment of C2 and CENTO, एंड ऑप्शन नंबर डी देखते हैं establishment of NATO। तो इनमें से किसकी वजह से कोल्ड वॉर एरा जो है वो एक हाई पॉइंट बन गया था दोनों सुपर पावर्स के बीच में। यहाँ पे स्टार्टिंग की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से होती है, जिसके बाद तो ये सारी जो सुपर पावर्स होती है दो भागों में बढ़ जाती है, कोई वार्सा पैक्ट बना लेता है तो कोई सीटो, सेंटो और नाटो बना लेते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, सो क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल। सबसे पहले तो देखो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब किसी भी देश में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, हमें इसके बारे में बताना है। तो देखो क्या ये न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपने 20 क्वेश्चंस जो है इन्हें अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल क्वेश्चन दे रखे थे 24। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो बहुत ही आसान ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आप ऑफकोर्स कर सकते हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। तो देखो, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, पार्टीशन कब हुआ था इंडिया का, नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कितने थे इंडिया में, और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो मैं इसके बारे में बताना है। What was the impact of Indo-China conflict on the opposite party? तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना और इसका आंसर तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ डैश एंड एज अपोज टू द कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर इन सोसाइटी। तो जो रशियन रेवोल्यूशन था, यानी कि जो रशिया का रेवोल्यूशन था, वो किस चीज से इंस्पायर्ड था। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका तुम्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, इसे बताना है आंसर तुम्हें, इसका क्या आंसर होना चाहिए। एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज कीन टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो क्या ऐसा था। जम्मू एंड कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर तैयार था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने के लिए।
तो जो जूनागढ़ का इशू था क्या वो प्लेबसाइट के द्वारा सॉल्व हो गया था कि मत क्या जो जूनागढ़ के लोग थे वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहते थे, और जो ट्रावनकोर था वाज नॉट द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मर्ज इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तुम्हें इसका आंसर बहुत आसानी से पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाके दो। सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में कवर करे हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी तुम्हें ये आज की वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस, उनका भी फ़ायदा करवाओ। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।